मेरे साथ जो है जुड़ेंगे, यहाँ से सीधे जुड़ेंगे लक्ष्मीकांत जी हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी एडवोकेट हैं। उसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, उनसे भी बातचीत रहेगी पार्टी के इस रैली के बारे, उनका क्या कहना है जी। कुरुक्षेत्र कोर्ट से मैं सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ जी। लक्ष्मीकांत जी बताइए जरा, सबसे पहले तो स्वागत है, बताइए जरा क्या तैयारी चल रही है, मीटिंग किस चीज़ की थी, दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए भाई, आज की जो हमारी बैठक थी, हमारा लीगल सेल है, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है और जिला स्तर पर हम कार्य करते हैं। हमारा विकास सांगवान जो है इसका अध्यक्ष है, हमारा इसकी शक्ल दिखा दो, विकास सांगवान जिला का अध्यक्ष है इसका लीगल सेल का। विक्रांत भाई है, गुरचंद जी हैं और तमाम साथियों जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े एडवोकेट्स हैं। अभी 4 तारीख को जो है एक रैली दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो आज माहौल बन चुका है कि जो बोलो उसे अंदर ठोक दो, जो बोले उसके खिलाफ ईडी बिठा दो, जो बोले उसके खिलाफ सीबीआई की जांच करवा दो, किसी के घरों में जो मर्जी आप करवाना शुरू कर दो, किसी को सुबह घर से उठा लो, शाम को घर से उठा लो। एक अघोषित इमरजेंसी का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर बनाया है, उस माहौल के खिलाफ और उस माहौल के जरिए मैं कहना चाहूँगा कि इस देश की बुनियादी समस्याओं को हिंदुस्तान की जनता की आंखों से ओझल करने के लिए एक आंदोलन नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। और वो आंदोलन यही है कि महंगाई पर किसी का ध्यान ना जाए, डीजल पेट्रोल पर किसी का ध्यान ना जाए, जो खाने के सामान के रेट आसमान छू रहे हैं उन पर किसी का ध्यान ना जाए। उन चीज़ों को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी ईडी बीडी सीडीआईबी पता नहीं किस चीज़ का वो प्रयोग कर रहे हैं। लगातार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। जो भी विपक्ष का नेता बोलता है उसको वो उठवा लेते हैं। और आज आलम यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। केवल कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस राहुल, प्रियंका और सोनिया के नेतृत्व में लगातार हिंदुस्तान के आम आदमी की, गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की लगातार लड़ाई लड़ रही है, आवाज़ उठाती रही है। उसी कड़ी के अंदर अभी देखिए साहब, एक बड़ा मामला, संगीन मामला आया है। नरेंद्र मोदी दुनिया का पहला शासक होगा, पहला शासक मैं कहना चाहूँगा। वैसे तो नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जो हुआ पहली बार हुआ, जो हुआ पहली बार हुआ। हाँ, वाकई में यह भी पहली बार हुआ है कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर खाने के सामान पर टैक्स भी जो है वो पहली बार लगा है और वो हिंदुस्तान में लगा है, जो कि बेहद शर्म की बात है, शर्मनाक घटना है। और आचार्य चाणक्य जो पूरी दुनिया के राजनीति के पंडित माने जाते हैं, उन्होंने एक बात अपने लेख में कही है कि जब किसी देश का राजा, किसी राज्य का राजा खाने के सामान पर टैक्स लगाना शुरू कर दे, आप यकीन मानिए उस देश का भविष्य खतरे में है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं या कांग्रेस का नेता हूं, इसलिए कहता हूं कि इस देश का कर्ज मुझ पर है। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, हिंदुस्तान का बच्चा हूं, इस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है। मैं इस भविष्य को देखता हूं कि नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से लगातार हिंदुस्तान की नींव को खोखला करते जा रहे हैं। लगातार हिंदुस्तान की सरहदों पर नरेंद्र मोदी हमला करवा रहे हैं। कितने ही ऐसे कांड आप गिनवा लीजिए। जो आदमी 750 किसानों की हत्या का जिम्मेदार हो, जो आदमी लखीमपुरी कांड का जिम्मेदार हो, जो हाथरस का गुनहगार हो, उस आदमी के खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में बगावत का माहौल है। लेकिन वो आदमी सत्ता पर जबरन कब्जा करने के लिए जबरन कब्जा कर रहा है। और ऑलमोस्ट, मैं कहने में कोई शर्म, कोई गुरेज नहीं है कि ऑलमोस्ट नरेंद्र मोदी कब्जा करने की फिराक में है। लेकिन कांग्रेस उसके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। राहुल और सोनिया के नेतृत्व में ये जो रैली है, ये तो सिर्फ एक, वो कहते हैं ना कि साहब अभी तो एक शुरुआत भर है। 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदुस्तान की भूखी जनता के लिए, हकों के लिए, हिंदुस्तान की प्यासी जनता के हकों के लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं, सोनिया जी मैदान में आ रही हैं। ये जो खाने की चीज़ों पर टैक्स लगाया गया है, देखिए इससे ज़्यादा बुरा हाल मैं नहीं मान सकता कुछ हो सकता है कि शराब जीएसटी से बाहर रहती है, शराब पर जीएसटी नहीं है। क्यों? डीजल पेट्रोल पर जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल जो है सस्ता हो सकता है जीएसटी लगाने से। लेकिन आटे पर जीएसटी है 25 किलो की पैकिंग से ऊपर, चावल की पैकिंग, दाल की पैकिंग, जो भी पैकिंग में सामान आएगा 25 किलो से ऊपर जो भी पैकिंग होगी उस पर जीएसटी लगेगा। दूध
का कोई सवाल ही नहीं है। चाहे वो 1 किलो है चाहे 2 किलो है भाई, उस पर जीएसटी लगेगा। मक्खन पर, दही पर जीएसटी लगेगा। हिंदुस्तान में माहौल ये है, कफन पर जीएसटी लगेगा। आने वाले टाइम में लोग मरने से भी इनकार कर देंगे, और जीना नरेंद्र मोदी नहीं देगा और मरने जीएसटी नहीं देगी। हिंदुस्तान के लोगों का ऐसा हाल कर दिया है। उसी कड़ी में इस संघर्ष के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की इस सत्ता के खिलाफ, जो जबरन कब्जे की सत्ता है, जो सिर्फ अंबानी और अडानी के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उस लड़ाई के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने संघर्ष का बिगुल बजाया है। और पूरी कांग्रेस पार्टी, राज्य के तमाम नेता, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कोई भी कांग्रेस का नेता है, वो हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की आज कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस नालायक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। और उसी कड़ी में देखिए, वैसे तो हम राजनीतिक व्यक्ति हैं भाई, लेकिन वकील भी हैं, तो वकील होने के नाते वो राजनीति का जो मामला था वो अलग है कि हल्के से लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वकील होने के नाते वकीलों ने, मैं बिल्कुल फक्र के साथ कह सकता हूं कि वकील एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा देश की आज़ादी से लेकर के और आज तक हिंदुस्तान के हकों की लड़ाई लड़ी है। जवाहरलाल नेहरू खुद वकील थे, सरदार पटेल वकील थे, महात्मा गांधी जी वकील थे। उन्हीं से आगे चलते हुए कांग्रेस, उन्हीं के खून से निकल के कांग्रेस आज चल रही है। और आज कुरुक्षेत्र के बार के वकीलों ने भी दिल्ली की हल्ला बोल रैली में हिस्सा लेने के लिए, ये मुहिम का हिस्सा बनने के लिए जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही है, और उस रैली में आहुति डालने के लिए आज संकल्प लिया है कि कुरुक्षेत्र बार के सैकड़ों वकील साथी वहां पर जाएंगे और इस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में अपनी हिस्सेदारी करेंगे। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, एक बात बताइए, क्योंकि मुझे भी बात याद आ रही है महंगाई को लेकर। एक समय ऐसा था जब अनिल विज जी जो है उन्होंने भी अपने कपड़े उतार लिए थे और कांग्रेस की सरकार थी उस समय। महंगाई के प्रति स्मृति ईरानी मशहूर जी सिलेंडर लेकर वही प्रदर्शन किया था जी। देखिए सुभाष भाई, ये आपने सही उठाई। पहली बात तो मैं आपने उठाया, वो कौन है, क्या उसका, अनिल विज जी। हाँ, वो नकली बाबा एक है ना, ड्रामे करता है, नौटंकी करता है, जगह जगह महफिल सजाता है और कराना कुछ नहीं होता। नाम लोगों ने गब्बर जरूर धर दिया, और वो पट्टा मतलब इतना शानदार कमाल की आदमी है, उसको यही नहीं बेरा कि गब्बर नाम अच्छा है कि माड़ा है। वो गब्बर सुन के खुश हो रहा है, और उसको यह नहीं पता कि गब्बर के मामले में क्या कहावत थी कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो अनिल जो ये कौन बीज है ना, इसका मामला यही है, गब्बर सुन के खुश है। जबकि मैं बता दूं आपको कि गब्बर जो शब्द है वो हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। और मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वैसे तो इस देश के संस्कृति मतलब ही कुछ नहीं रहा। नंगा कब होता है इंसान? कभी अनिल विज ने इस बात पर ध्यान दिया है? नंगा कब होता है? जब कोई माड़ा काम किसी के परिवार में हो जाता है। अरे तुम अच्छे भले चलते देश में नंगे बदन होकर के प्रदर्शन करते हो, ये अच्छी संस्कृति है क्या? हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ऐसी संस्कृति की राजनीति न कभी करती थी, न करती है और न करेगी। कांग्रेस सभ्य राजनीति करती है। आपने एक और का क्या नाम दिया, वो कौन है? वो स्मृति ईरानी, वो इसकी नरेंद्र मोदी की बेबे, वो अब उसका सिस्टम यही है साहब। आज ये सवाल आप अगर मेरी बजाय उस बेबे से पूछते ना जाकर के कि बोला बेबे बताना इस सिलेंडर का क्या रेट है, 350 का सिलेंडर तो सर पर रखकर सड़कों पर घूमती है। और आपने साइज देखा उसका? देखो, मैं चाहता नहीं था, लेकिन आपने उसका नाम बोल दिया, क्योंकि मेरा और कांग्रेस का एक कल्चर है, हम बुराई का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। और वो जो है ना मैडम, वो केवल बुराई का एक पुतला है। जिस औरत ने अपनी सहेली के घर में डाका डाल लिया हो, वो कहते हैं ना कि देसी कहावत, हरियाणा के हैं भाई, हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में एक अच्छी कहावत है कि एक घर तो 7 में से डैन भी छोड़ दे है। उस बेबे ने तो अपनी सगी बहन का घर नहीं छोड़ा, उसी का खसम ले उड़ी वो। तो ऐसी औरत से आप क्या मतलब क्या उम्मीद करोगे कि वो बहुत अच्छा करेगी? उसका साइज आप देख लीजिए। एक नाटक था, कौन सा था भाई, वो सास पता नहीं क्या थी, सास बहू का नाटक था, उसमें वो आती थी। मेरे ख्याल में ये जो चिटली उंगली बोलना है ना हमारा, आप ये बोलते हैं, इससे पतली थी, इससे पतली। और आज भाई ऐसी हो रही है नू सिलेंडर। ये सिलेंडर तो बादू खुद ही होली, भाई ने ठीक कह दिया, सिलेंडर तो के सिलेंडर तो बादू खुद ही होगी वो। तो ऐसे लोगों पर को अब शर्म आनी चाहिए। उन्हें कहीं ना कहीं, जो नरेंद्र मोदी कहता था जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, आज तो रुपया गिरा नहीं है, नाली में पड़ा है। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा नाली में पड़ी है क्या? झूठा, इतना झूठा और फरेबी आदमी है कि थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि आज भी
धर्म की अफीम चटा करके लोगों को जबरन काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भाई धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग तब तक काम करेगा जब तक पेट में रोटी होगी। मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। जो लोग इस धर्म के चक्कर में पड़े हुए ना कि हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, दलित अगड़ा पिछड़ा, जो लोग ये राजनीति करते हैं या इस मामले में पड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि भैया जाट और नॉन जाट तब तक है जब तक पेट में रोटी है। जिस दिन पेट में रोटी रही ना जाट बचेगा, ना नॉन जाट बचेगा, ना हिंदू बचा, ना मुसलमान बचेगा, हिंदुस्तान ही नहीं बचेगा। तुम कहां से बचोगे यार? तो आज हिंदुस्तान के अंदर रोटी बचाने की सबसे बड़ी जरूरत है और कांग्रेस पार्टी आम आदमी के लिए रोटी बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और दिल्ली की रैली इसका शंखनाद है। दावे के साथ कहते हैं कि यह शंखनाद जारी रहेगा और 2024 के अंदर हिंदुस्तान की जनता को कांग्रेस जीत का तोहफा देगी, नरेंद्र मोदी के शासन को उखाड़ कर फेंकेंगे। सर, रैली का सफल होना किसे मानते हैं? रैली का सफल होना किस तरीके से मानते हैं? रैली का जब जनता की आवाज उठेगी, जनता जाएगी। आज आप देखिए ना, आधे घंटे का टाइम था, आधे घंटे का। कोई आदमी, भाजपा का कोई नेता, ये बैठे हुए जितने मर्जी बैठे हैं, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं ना, भाजपा का जिला प्रधान, विधायक है भाजपा का विधायक और भाजपा के सांसद को आप बोलो कि भाई आधे घंटे में 50 आदमी इकट्ठे कर दे, पता लग जाएगा 50 आदमी आधे घंटे में। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथियों ने, लीगल सेल के साथियों ने, कांग्रेस माइंडेड लोगों ने आधे घंटे के बुलावे पर 50 से ज्यादा वकील यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यही सफल होना है। सर, इतनी भारी संख्या होने के बावजूद भी कांग्रेस के अंदर जो है अलग अलग पखवाड़े देखने को मिलते हैं, अलग अलग धड़े बन चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैडम, अब ये तो मामला थोड़ा दूसरे किस्म का है। जहाँ तक धड़ों के मामले की बात है, एक परिवार में 4 बेटे हो ना किसी बात के, तो चारों की राय कभी नहीं मिला करती। चारों को संभाल कर रखना पड़ता है। ठीक है, वो बाप बराबर कोशिश करता है कि ये छोटा बेटा है, बोला थोड़ा सा घना लाडला, इसको ज़्यादा डेकन लाऊंगा। दूसरा बड़े वाला, बोला बड़े वाला तो खावा कमावा है। तो ये चलता है, ये हर परिवार में चलता है। कभी छोटा बाप को करेगा, बोला बड़े ने मेरे न्यू कर दिया। कभी बड़ा कहेगा अपने बाप ने जाकर, बोला छोटा मेरा चूंटी मार के भाग गया। तो ये परिवार का मामला होता है और ये कांग्रेस अब कर रही है। कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हुए थे पीछे, जिन्होंने कांग्रेस में सत्ता की मलाई चाटी है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, आप फिर पूछोगे मुझसे, आप पूछो मैं बता देता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद और इसके कुछ इसी जैसे कपिल सिब्बल था, कुछ और लोग भी अभी बचे हुए हैं। जिन लोगों ने 50 साल गुलाम नबी आज़ाद साहब सत्ता का सुख भोग चुके हैं। अब ये जो यहाँ साथी खड़े हैं ना, इनमें से किसी ने सत्ता का सुख नहीं भोगा, कोई मेंबर तक नहीं रहा बेचारा सरकार के अंदर। ये क्या कांग्रेस है गद्दारी करेंगे, क्या कांग्रेस हमारा करेंगे? जिन लोगों ने 50-50 साल सत्ता का सुख भोगा, 4-4 बार लोग राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के मेंबर रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे, आज वो लोग जब ये बात कहते हैं कि कांग्रेस तो बुरे दौर से गुजर रही है, तो डूब के उनको मर जाना चाहिए। कि कांग्रेस बुरे दौर में है तो किसकी वजह से है? जब वो लोग सत्ता में थे, कांग्रेस के किसी वर्कर का भला नहीं किया। उनकी कोठी पर जाते थे, चाय तक पानी तक वो लोग पूछते नहीं थे, तो कांग्रेस का वर्कर क्या करेगा? लेकिन फक्र की बात यह है, वो लोग गद्दार हो गए, लेकिन कांग्रेस का वर्कर आज भी कांग्रेस का वफादार है। और पार्टी आला कमान को भी यह बात समझनी पड़ेगी, मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं पार्टी का जिम्मेदार एक सिपाही हूँ और जिम्मेदार ओहदे पर बैठा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, कांग्रेस आला कमान को भी कहीं ना कहीं अब निर्णय लेना पड़ेगा कि ये पुराने चले हुए कारतूस चाहिए, जिन्होंने सत्ता की मलाई चाटी, कांग्रेस को बोधा किया, खोखला कर दिया, कांग्रेस की जड़ें खत्म कर दी, कांग्रेस का खून तक इन लोगों ने पिया। ऐसे लोगों के दम पर सत्ता लेनी है, या कांग्रेस का नौजवान चाहिए, कांग्रेस के नए आदमी चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति आज करवट ले चुकी है। हिंदुस्तान की तमाम राजनीति किसी भी दल की हो, कहीं से भी हो, आज एक लहर चली है कि भाई पुराने ना तो छोड़ो, नए को आजमाओ। तो कांग्रेस आला कमान भी संज्ञान लेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जो लोग ये खाक मांगे, इनकी किस्मत थी भाई। लेकिन सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की माता का जो है इंतकाल हो चुका हो, उसका निधन हो चुका हो, और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोस रहे हो, ये सबसे बड़ी जलालत की बात मैं मानता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। 27 तारीख को आदरणीय सोनिया गांधी जी की माता का निधन हुआ और गुलाम नबी आज़ाद वहां पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये अशोभनीय कार्य है। बिल्कुल कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी, राहुल के गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में उभरेगी, और 2024 में आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं, फिर सत्ता में लौटेंगे, फिर से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे। इसको तब पता लगेगा कि हिंदुस्तान के आम आदमी की ताकत क्या है। जी धन्यवाद। तो दोस्तों ये देखिए, कांग्रेस से हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, एडवोकेट भी हैं और प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के। हल्ला बोल जो रैली है
उसके लिए 4 सितंबर के लिए कमर जो है वो कस चुके हैं। तमाम वकील कुरुक्षेत्र इकट्ठे हुए बार रूम से सीधा लाइव मेरे साथ देख रहे थे। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।